कैसे विष्णु को आप दोषी मानते हैं? पति होना पाप है। जिस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा ये सब नामर्द बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा, इस देश की संसद की तरफ कूच करना पड़ेगा। तो विष्णु दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है फिर? जेल में देखिए, हमारे देश का कानून ऐसा है। कहिए जेल का ताला टूटेगा विष्णु छूटेगा, कहिए जेल का ताला टूटेगा विष्णु बाहर आएगा और अर्जुन अंदर जाएगा। अर्जुन जाएगा। मैं मालती के परिवार की तरफ से आके आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मालती को न्याय दिला दीजिए। यदि आप मालती का केस ले लें और मालती के केस की तरफ लड़े, तब तो आप जिस विष्णु को कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा विष्णु छूटेगा, तब आप कहेंगे कि जेल का ताला नहीं टूटेगा, विष्णु 5-7 साल सड़ेगा उसी में। कैसे आप मान लेंगे जो लिखा है सही है? पुलिस ने एफिडेविट लिया है, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगा वो उसका बाप। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ में FIR कॉपी है ये बेबुनियाद है, फर्जी है, तो कैसे पीड़िता को न्याय मिलेगा? इस तरीके से तो महिलाएं इस तरीके से दहेज से प्रताड़ित होती रहेंगी और दहेज के लोभी और लालची लोग उनकी अस्मिता को लूटते रहेंगे, उनको तार तार करते रहेंगे। हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ रहती है तो हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम आँख खड़ा होकर देखेंगे कि किसी और मर्द के साथ वो रात बिता रही है और हमारे पास कोई कानून नहीं है। पत्नी किसी पति की जागीर नहीं है। अगर वो जागीर नहीं है, हम भी मानते हैं कि वो जागीर नहीं है, तो फिर मैं भरण पोषण क्यों दूं? भरण पोषण का मुकदमा करने का अधिकार मेरी पत्नी को या किसी की पत्नी को क्यों दिया गया? घरेलू हिंसा के मुकदमा करने का अधिकार उनको क्यों दिया गया? 125 का मुकदमा करने के लिए उनको क्यों दिया गया? 498 का मुकदमा करने के लिए उनको अधिकार क्यों दिया गया? इसके बाद तलाक लेने का भी मुकदमा का अधिकार उन्हीं को दिया गया। और ये चारों जो नियम बनाए गए, इस चारों नियम में पत्नी जो चाहेगी वो होगा, पत्नी जो चाहेगी वो होगा। क्या कहेंगे? पति क्या करेगा? रोएगा नहीं, सी लगाएगा। अभी रोने की बात कर रहे हैं, स्वयं फांस लगाएगा पति। आप कहना क्या चाहते हैं कि पति रोएगा, उसका आंसू पोंछने वाला कोई इस दुनिया में नहीं होगा? आप कहना चाहते हैं कि कानून की किताब में, कानून के तर्कस में कोई ऐसा तीर नहीं बचा है? नहीं है। अगर है तो देश की संसद में बैठे हुए हमारे नेता बताएं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जजेस बताएं। ये वकील सवाल कर रहा है, उन दोनों से सवाल कर रहा है। वकील साहब, अधिवक्ता साहब उस समय कहाँ गए थे जब एक मर्द 6-6 औरतों को रखेल बना के रखता था, 7-7 8-8 महिलाओं को साथ संभोग करता था, रखता था, उन्हें एज ए वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कोई वस्तु नहीं है, उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता था, तो तमाम लोग कहेंगे तब वो अधिवक्ता साहब का ज्ञान कहाँ गया था? वैदिक एज की बात मत करिए, वर्तमान नहीं, आज कोई किसी पुरुष के पास 4 और 6 पत्नियां नहीं हैं। इसी पति के पास जो अर्जुन है, इसकी 2 पत्नियां हैं। सवाल आया कि घर वाली बाहर वाली का, तो घर वाली कहती है कि हम बाहर वाली को नहीं घुसने देंगे। अब इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब इसी मामले में ले लीजिए, विष्णु की क्या गलती है? मालती दूसरे के साथ अफेयर क्यों बनाई? विष्णु बिल्कुल, अगर विष्णु की वो पत्नी है तो उसको अर्जुन के साथ अफेयर नहीं बनाना चाहिए था। अफेयर बनाया, पकड़ी गई, फिर उसके साथ शादी हुई, तो फिर विष्णु के पास क्यों आई? इस देश में पति होना पाप है। घायल पंछी की तरह पति लोग बेचारा बनकर छटपटाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन बावजूद उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा हमारा देश का कानून है। ऐसा कहना देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता मनोज राय हंस जी का। और विष्णु मालती के इस केस के बाद तमाम ऐसे पीड़ित पति आएंगे लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं दिला पाएगा, ऐसा कहना अधिवक्ता सर का है। अभी हमारे हाथ में विष्णु मालती के इस केस में जुड़े विष्णु के ऊपर जो FIR हुआ है उसकी FIR कॉपी हमारे हाथ में है और विष्णु के ऊपर 498A और 304B दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 धारा 4 में FIR दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, पुलिस इस मामले पर विवेचना कर रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता सर हैं। सर, सबसे पहले इस पूरे मामले पर बातचीत करना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा मामला? एक पति आज जेल में है और उसके ऊपर पत्नी को दहेज के ताड़ित करने के आरोप लगा हुआ है। देखिए, जो विष्णु के ऊपर 304 IPC जी और 3/4 DP एक्ट और 498A की IPC की धारा लगी है। इस धारा में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा है और इसमें उनको जमानत भी मिल जाएगी, इसमें उनको संदेह का लाभ मिलेगा, वो मतलब रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जाने की ज़रूरत है। ऐसे विष्णु मालती और बीच में कोई अर्जुन या कर्ण आ जाएंगे और पारिवारिक विघटन होगा, इसके पीछे क्या कारण है देश के अंदर, ये जानना जरूरी है। और इसके पीछे कारण असली तो ये है कि हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, ये दोनों मिल करके भारतीय संस्कृति और परिवार रूपी संस्था का व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं और पश्चिमीकरण कर रहे हैं। मैं जानबूझ के सोच समझ के बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। पश्चिमीकरण किया जा रहा है, पशुवत समाज बनाया जा रहा है, किसके द्वारा?
फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देश की संसद और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और कैसे, यह भी मैं साबित करूंगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले क्या किया गया, एडल्ट्री के कानून को हटाया गया। किस लिए हटाया गया? इस आधार पर हटाया गया, यह कहकर हटाया गया कि यह कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है जो हमारे संविधान में दिया गया है। समानता के अधिकार का अगर उल्लंघन वो कानून कर रहा था, केवल उस कानून में पति को केवल अधिकार दिया गया था कि पत्नी अगर किसी गैर मर्द के साथ रंगरलिया मना रही है तो उस गैर मर्द पर मुकदमा करने का अधिकार पति को मिला था। उस कानून में पत्नी के पास यह अधिकार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए कि पत्नी को वो अधिकार उस कानून के तहत दे देना चाहिए, ये ना कि उस कानून को ही हटा दो। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा देश में चोरी होने लगी, तो क्या चोरी को हम अपराध नहीं मानेंगे, हटा देंगे अपने आईपीसी से? ऐसा ही हमारे भारतीय न्यायालय के द्वारा किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो वक्तव्य आते हैं। एक, लिव इन रिलेशनशिप जायज है। ये क्या बात हुई भाई? लिव इन रिलेशनशिप कैसे जायज हो सकता है भारत के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर, जहां पर भारत में परिवार रूपी संस्था बसती है? दूसरा क्या आया कि पत्नी किसी पति की जागीर नहीं है। अगर वो जागीर नहीं है, हम भी मानते हैं कि वो जागीर नहीं है, तो फिर मैं भरण पोषण क्यों दूं? भरण पोषण का मुकदमा करने का अधिकार मेरी पत्नी को या किसी की पत्नी को क्यों दिया गया? घरेलू हिंसा के मुकदमा करने का अधिकार उनको क्यों दिया गया? 125 का मुकदमा करने के लिए उनको क्यों दिया गया? 498 का मुकदमा करने के लिए उनको अधिकार क्यों दिया गया? इसके बाद तलाक लेने का भी मुकदमा का अधिकार उन्हीं को दिया गया। और ये चारों जो नियम बनाए गए, इस चारों नियम में पत्नी जो चाहेगी वो होगा। अगर मुकदमा हो गया तो 125 में पति कुछ भी कर ले, यहां से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाए, उसको उसका भरण पोषण देना ही होगा। अगर घरेलू हिंसा करती है तो उसको रहने के लिए पति को घर देना ही होगा। अगर 498 करती है, पति जबकि कुछ नहीं किया है, जब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है, तो ये सारे मुकदमे होते हैं। 498 का मुकदमा हो गया, उसमें एक तरफा हमारे खिलाफ सजा होगी। इसके बाद तलाक का मुकदमा करने का अधिकार पति को भी है, लेकिन पति करेगा तो उसको तलाक नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी चाहेगी तो तलाक मिल जाएगा। तो यह अधिकार भी पत्नी के फेवर में हुआ। 4 अधिकार पत्नी के पास और एक भी अधिकार ऐसा नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो बताए कि कौन सा अधिकार है पति के पास। और देश की संसद, अगर पति के पास अधिकार नहीं है तो देश की संसद को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कानून सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाता। सर्वोच्च न्यायालय कानून जो संसद ने बना दिया उसका एक्सप्लेनेशन करता है, उसका एक्सरसाइज करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सरसाइज किया और एडल्ट्री के कानून को हटा दिया। तो अब इस कानून पर देश की संसद मौन क्यों है? देश की संसद कानून क्यों नहीं बना रही है? पति को इक्वलिटी का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाहती और हमारे खिलाफ मुकदमा भी करेगी और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा, कहां जाएगा पति? किस कानून के पास जाएगा? देश की आईपीसी, देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश का उच्च न्यायालय और देश का डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, कहीं उसको न्याय नहीं मिलने वाला है। अभी क्या हो रहा है, विष्णु, मालती और अर्जुन, ऐसे रोज ऐसी घटनाएं होंगी और आप देखेंगे। और देश की सर्वोच्च संसद इस पे मौन इसलिए है, ये अभी मैं बता दूं, क्योंकि उनको इसमें आनंद है। अगर परिवार का विघटन होगा, परिवार में पति के सामने पत्नी किसी और के साथ रहेगी और पत्नी के सामने पति भी किसी और के साथ रहेगा, तो फिर परिवार नामक संस्था का मतलब क्या है? समाप्त कर दीजिए सब पति फेरे को, समाप्त कर दीजिए मैरिज रजिस्ट्रेशन को, क्या जरूरत है? रहिए अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, पशुवत समाज की तरह। आपने कहा कि पति बेचारा है और पति जो है, पति होना पाप है। इस समाज में, इस देश में पति होना पाप है। आपने एक शब्द पर जोर दिया कि पति बेचारा है। अब तमाम लोग जब आपकी बात को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि आप पुरुषवादी सोच के शिकार हैं। तमाम लोग आप कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण से आप इतने आहत हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि तमाम सभी चीज़ पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के पास आ जाए और तमाम जिस तरीके से पहले सब कुछ चल रहा था वैसे चलने लगे। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हमारे देश का संविधान भी कर रहा है, हमारे देश का न्यायालय भी कर रहा है, हमारे देश की संसद भी कर रही है। क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है? महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं पढ़ेंगी। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं आचरण, उनका चरित्र होगा। जिसका चरित्र नहीं होगा उसका कोई विकास नहीं होगा, उसका कोई सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला यदि पढ़ के डाउरी के बारे में जान जाती है, दहेज के बारे में जान जाती है, दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज करती है, 498 में मुकदमा दर्ज करती है, तो आपको क्यों आपत्ति और तकलीफ हो रहा है? ये आपका भ्रम है कि वो पढ़ के करती है। पढ़ने वाले तो हम वकील हैं, हमारे पास अनपढ़ भी आता है, मुकदमा बना देते हैं। आपको पता नहीं है, ये जो जितने भी मैट्रिमोनियल केसेज हैं,
मैं दावे के साथ कहता हूं 99.9% ये जो चारों मुकदमा मैं अभी इसमें बताया सब फर्जी मुकदमे होते हैं। तो ये कब होते हैं? जब पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाहती, और उसके बाद हम रखना भी चाहते हैं, मीडिएशन होता है, मीडिएशन में पत्नी का बयान आता है कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, इसके बावजूद इसके बाद क्या होता है? ये चारों मुकदमे लद गए पति पर, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे वाकई 1.1% लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, आज भी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन 99.9% लोग हमें आपके साथ रहने का अब इच्छा भर गई, रहना नहीं है आपके साथ, तो बस बहाना खोज के ये मुकदमा ठोको और किसी दूसरे के साथ अपनी रात बिताओ और आपसे भरण पोषण लिया जाए। पति होना पाप है, जो बार बार बोल रहे हैं ना, जिस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा ये सब नामर्द बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा, इस देश की संसद की तरफ कूच करना पड़ेगा। ये क्या है भाई? एक तरफा कानून क्यों बनाएंगे आप? जितना राइट पति को, आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण कैसे होगा? एक पक्ष को कमजोर करके, एक पक्ष को आप दबा देंगे तब होगा सशक्तिकरण। अरे महिलाओं की सशक्तिकरण करो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको आरक्षण दो। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पति रोएगा, उसका आंसू पोंछने वाला कोई इस दुनिया में नहीं होगा? आप कहना चाहते हैं कि कानून की किताब में, कानून के तर्कस में कोई ऐसा तीर नहीं बचा है? नहीं है, नहीं है। अगर है तो देश की संसद में बैठे हुए हमारे नेता बताएं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जजेस बताएं, ये वकील सवाल कर रहा है, उन दोनों से सवाल कर रहा है, क्योंकि देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जेल भेज देंगे आप? अरे हमको जेल भेजेंगे तो उनको भी हम जेल भेजने के बहुत तरीके जानते हैं, वो बताएं। मैं पूछना चाहता हूं कि मैट्रिमोनियल केसेस जब आते हैं तो क्या सारे मैट्रिमोनियल केसेस सही होते हैं? अब मैट्रिमोनियल केसेस में पति के पास कौन सा अधिकार है, मैं जानना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैं, हो सकता है मैं सारी कानून की किताब नहीं पढ़ा हूं, तो मुझे देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया जाए या किसी जज के द्वारा बताया जाए, किसी हमारे देश की संसद के किसी नेता द्वारा बताया जाए कि यह कानून आपके पास है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। आपकी बात सुनने के बाद यही लगेगा कि आप जो है काला कोट पहनकर लोगों को न्याय दिलवाते हैं, आप अधिवक्ता हैं। आपके पास तमाम पीड़ित लोग फरियादी बनकर आते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ में FIR कॉपी है ये बेबुनियाद है, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है, तो कैसे पीड़िता को न्याय मिलेगा? इस तरीके से तो महिलाएं इस तरीके से दहेज से प्रताड़ित होती रहेंगी और दहेज के लोभी और लालची लोग उनकी अस्मिता को लूटते रहेंगे, उनको तार तार करते रहेंगे। इसका तो कोई विकल्प नहीं होगा। तमाम लोग इस पर सवाल करेंगे। सर अब जरा सोचिए, हमारी पत्नी हमसे सप्तपदी के द्वारा शादी हुई, रजिस्ट्रेशन भी शादी का हुआ, और हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ रहती है तो हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम आँख खड़ा होकर देखेंगे कि किसी और मर्द के साथ वो रात बिता रही है और हमारे पास कोई कानून नहीं है। एडल्टरी का कानून इस देश में नहीं है। क्या कहेंगे? पति क्या करेगा? रोएगा नहीं? अभी रोने की बात कर रहे हैं, स्वयं फांस लगाएगा। पति पत्नी से प्रताड़ित होकर के वो दिन बहुत जल्द ही आने वाला है, और देश को आज नहीं तो कल, जो मैं सवाल कर रहा हूं, देश की संसद को मेरी बातों पे विचार करना होगा और कानून बनाना होगा, क्योंकि पति के पास कोई कानून नहीं है। हम अपनी पत्नी की गलती पे गलती देखते रहेंगे और कोई राइट नहीं है हमारे पास, कोई अधिकार नहीं है। भाई मैं चैलेंज करता हूं कि कोई तो आके मुझे बताए कौन सा कानून है, किस किताब के अंदर वो कानून है जिसका सहारा पति ले और इस मैट्रिमोनियल केसेस से बचे। एक ही तरीका है, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दीजिए मुआवजा। अब तमाम लोग कहेंगे कि वकील साहब, अधिवक्ता साहब उस समय कहाँ गए थे जब एक मर्द 6 औरतों को रखेल बना के रखता था, 7-7, 8-8 महिलाओं को साथ संभोग करता था, रखता था, उन्हें एज ए वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कोई वस्तु नहीं है, उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता था, तो तमाम लोग कहेंगे तब वो अधिवक्ता साहब का ज्ञान कहाँ गया था? देखिए, उस समय की बात आप कर रहे हैं, अब आप चले गए वैदिक एज में। वैदिक एज की बात मत करिए, वर्तमान नहीं, आज कोई किसी पुरुष के पास 4 और 6 पत्नियां नहीं हैं। ये इतिहास में हम लोग कहानियां सुन के, लोरी सुन के सोए हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां, आप वही पूछ रहे हैं। आप ये बात करिए। अब इसी पति के पास जो अर्जुन है, इसकी 2 पत्नियां हैं। सवाल आया कि घर वाली बाहर वाली का, तो घर वाली कहती है कि हम बाहर वाली को नहीं घुसने देंगे। अब इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब इसी मामले में ले लीजिए, विष्णु की क्या गलती है? मालती दूसरे के साथ अफेयर क्यों बनाई? विष्णु बिल्कुल, अगर विष्णु की वो पत्नी है तो उसको अर्जुन के साथ अफेयर नहीं बनाना चाहिए था। अफेयर बनाया, पकड़ी गई, फिर उसके साथ शादी हुई, तो फिर विष्णु के पास क्यों आई? सीधी सीधी बात है, विष्णु के पास इसलिए आई कि विष्णु को अर्जुन और मालती दोनों मिलके फंसाए, या अर्जुन ही आकर के मालती को लगा दिया होगा ताकि जो मेरा परिवार टूटने से बच जाए। मैंने तो जो आनंद लेना था ले लिया,
कुछ भी हो सकता है। कैसे विष्णु को आप दोषी मानते हैं? तो विष्णु दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है फिर? जेल में देखिए, हमारे देश का कानून ऐसा है। कहिए जेल का ताला टूटेगा विष्णु छूटेगा, कहिए जेल का ताला टूटेगा विष्णु टूटेगा। अगर न्याय होगा तो जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा और अर्जुन अंदर जाएगा। अर्जुन जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा इसमें। भाई देखिए, विष्णु जो पति यह अपनी पत्नी को गलत स्थिति में देख करके और इतना त्याग करने के लिए तैयार है कि चलो भाई तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो, जिसके साथ पकड़ी गई हो उसी के साथ रहो। हमारे जैसा पति या बहुत सारे ऐसे पति होंगे जो इस स्थिति में देखने के बाद अगर अपनी गन होगी लाइसेंसी तो निकाल देंगे ऐसे कार्य पे। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा। अगर पत्नी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। यदि आप किसी गैर महिला के साथ संबंध बनाएंगे तो पत्नी को भी पिस्तौल देना चाहिए कि उस तरीके का होगा तब ना। इस बलिया के अंदर नहीं, पूरे जितने लोग इस बात की घोषणा कौन कर सकता है कि आपका चरित्र पवित्र है? देखिए, चरित्र की घोषणा या उसका कोई प्रमाण पत्र कहीं से जारी नहीं होता है। चरित्र आपके अंदर है, मेरे अंदर है। ये चरित्र आप अपना बना के रखेंगे ना तो आप विश्वामित्र भी बन सकते हैं, और चरित्र अगर खराब करके रखेंगे तो अर्जुन भी बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस घटना में हुआ। ये बात हर लोगों को नहीं समझ में आती है, इसीलिए इस केस में भैया जो था, जो बहन तिलक लगा के कहती थी कि विजयी भवा, वो भाई जो है अपनी बहन को बिस्तरा पे पटक के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, तुमको घरवाली का दोष अकेले मत दीजिए। वो भाई का एक, अब बताइए कितना कलंकित रिश्ते को किया गया। उसको भाई बना के और बहन के द्वारा पति के अनजाने में या पति की जानकारी न हो इसके लिए भाई बना करके और उसके साथ रंगरेलिया मनाया जा रहा था। एक तो भाई के रिश्ते को कलंकित किया गया, बहन के रिश्ते को, और दूसरे पति के साथ जो एक विश्वास क्या होता है, परिवार मतलब विश्वास की डोर पे बंधा हुआ हमारे देश के अंदर परिवार है। और परिवार, हाँ, और परिवार रूपी संस्था से ही हमारा देश बना है। पशुवत समाज नहीं हमारे यहाँ। कोई भी मर्द किसी भी महिला के साथ नहीं रहेगा, कोई भी पत्नी किसी महिला के साथ नहीं रहेगी। फिर शादी जैसे पवित्र बंधन की जरूरत क्या है? अगर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार तरीके से विश्वास बनाए रखेंगे। वो कच्चे धागे की डोर, विश्वास की जो डोर है ना, टूटनी नहीं चाहिए। दोनों के बीच में शक रूपी राक्षस को आना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे आया, जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ, मुकदमे में तब्दील हुआ। एक जेल में गया, एक बाहर है। अब वो जेल में जाएगा, ये बाहर आएगा, कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि अधिवक्ता सर का कहना है कि इस पूरे मामले पर संस्कार रूपी बंधन टूटा, संस्कार रूपी मंगलसूत्र का डोर टूटा, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपके सामने है। अभी इस पूरे मामले पर बच्चा जो है, आज एक बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है, मालती चौहान का आप सभी जानते हैं। अब उसके बच्चे का बचपन पूरी तरीके से तबाह हो गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि मालती को न्याय मिलना चाहिए, मालती के साथ इंसाफ होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देश के आप सबसे प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और आप कह रहे हैं कि विष्णु के साथ इंसाफ होना चाहिए, विष्णु को न्याय मिलना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ आप नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूँ न विष्णु के साथ अन्याय हो, न मालती के साथ अन्याय हो, न अर्जुन के साथ अन्याय हो। न्याय हो, न्याय होगा तो जो गलत होगा वो अंदर जाएगा, जो गलत नहीं होगा वो बाहर आएगा। यह काम पुलिस का है। विवेचना चल रही है, पुलिस अपना काम करेगी। अगर चाहेगी पुलिस तो सच को बाहर निकाल लेगी पाताल से भी। हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है, सच बाहर आएगा। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, और वो न्याय अगर होगा तो मालती को भी न्याय मिल जाएगा, विष्णु को भी, अर्जुन को भी, तीनों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें जो दोषी नहीं है वो पकड़ा गया तो हमारे देश के न्यायालय पर, देश के संविधान पे और देश के कानून पे मुझे शर्म है। विष्णु का परिवार इस पूरे मामले पर सर मैं जब उनसे बात किया उनके परिवार से, तो उनके परिवार का कहना है कि लड़की वाले की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 2 लाख रुपए दे पाए। उन्होंने कहा कि विष्णु 2 लाख रुपए के लिए हमारी बेटी को प्रताड़ित करता था। मालती के पिता का ऐसा आरोप है। उन्होंने जो FIR दर्ज किया आपके सामने है कि जो 498A और जो है 304B और दहेज निषेध अधिनियम 34 जो FIR, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित किया और उसको जो है लटका दिया। FIR करने के पहले जो भी FIR की तहरीर दिया है, क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार है, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार है, एफिडेविट दिया है कि जो मैं लिखा हूँ सही है? मैं कोई भी बात एक कागज़ पे लिख के पुलिस के जाऊँ, पुलिस की मर्जी, चाहे तो FIR कर दे चाहे तो न करे। तो कैसे आप मान लेंगे जो लिखा है सही है? पुलिस ने एफिडेविट लिया है, ब्रेन मैपिंग के लिए एफिडेविट लिया है, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगा वो उसका बाप। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिए। FIR भी गलत यहाँ पे दर्ज कराए जाते हैं।
न्यायालय में भी मुकदमे गलत दर्ज कराए जाते हैं। आज देश पर जो 5 करोड़ मुकदमों का बोझ है वो क्यों है? सारे मैट्रिमोनियल केसेज में मैंने कहा ना 99.9% फर्जी हैं। आप एक बार पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए सब लोगों से एफिडेविट लीजिए, आपको पता चल जाएगा, सारे केस वापस हो जाएंगे। चलिए, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर अपने आता हूं कि सपोज कीजिए कि इस समय मैं मालती की ओर से फरियादी बनकर आपके पास आया हूं और आपका काम है, आपका ये पेशा है और आप निश्चित रूप से लोगों को न्याय दिलवाते हैं। मैं मालती के परिवार की तरफ से आके आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मालती को न्याय दिला दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तभी आपका स्टेटमेंट यही रहेगा कि जो ये 498 ये है, इसमें भी लोग झूठा फंसाते हैं, डाउरी में भी लोग झूठा फंसाते हैं, तभी आप कहेंगे कि डाउरी प्रोहिबिटेड 1961 की जो धारा है वो भी यहाँ पे तमाम लोगों को फंसाने के लिए, तब भी आपका बयान यही रहेगा। देखिए, यदि आप मालती का केस ले लें और मालती के केस की तरफ लड़े, तब तो आप जिस विष्णु को कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, विष्णु छूटेगा, तब आप कहेंगे कि जेल का ताला नहीं टूटेगा, विष्णु 5-7 साल सड़ेगा उसी में, तब तो आप इस तरीके का कहेंगे। नहीं, देखिए, मैं न विष्णु का वकील हूँ न मालती का वकील हूँ। अगर कोई मेरे पास आएगा, मुझे अप्रोच करेगा, तो अपनी कहानी भी हमको बताएगा। मैं कौन होता हूँ जानने वाला? मालती कैसे मरी ये मालती का बाप बताएगा हमको। जो बताएगा उसकी बातों पर मैं विश्वास करके उसकी मदद करूंगा। भाई देखिए, वकील अगर मैं एक तरफा सोचूंगा तो काम नहीं होगा। मेरा ही भाई कोई उस तरफ ही होगा, विष्णु की तरफ, कोई मालती की तरफ। भाई जीतना हारना अपने तकदीर में है, न्याय के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने ताकतवर सबूत हैं, उनके पास कितने ताकतवर सबूत हैं। केवल लिख देने से, मेरा कहना है कि एफआईआर लिख जाने का मतलब ये नहीं है कि सज़ा हो गई। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रूफ करना पड़ेगा। वो 2 लाख का डाउरी का मांग किया था कि नहीं किया था, अब प्रताड़ित किया था, आपको दूसरा पति मिल ही गया, तो फिर आप वापस क्यों आई? क्यों इसके पास वापस? यही तो प्रताड़ित कर रहा था, आपको पता था, वापस क्यों आई दोबारा? क्या पता आप ही का मोटिव होगा कि चलो इसी को फंसाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। जब दोनों तरफ के वकील उसमें अपना अपना पक्ष रखेंगे तो बीच में बैठा हुआ जज न्याय निकाल लेगा। क्या लगता है कि यदि आप विष्णु की तरफ, अब मैं पूरे मामले को पलट देता हूं और कहता हूं कि सर ये लीजिए, विष्णु का जो है ये एफआईआर है और इस मामले पर अब हमें बताइए कि विष्णु जेल से कब बाहर आ सकता है, वकील साहब उसको जेल से बाहर कब निकाल पाएंगे? देखिए, जमानत मिलना एक अलग प्रक्रिया है, मुकदमे में सज़ा होना एक अलग प्रक्रिया है। जमानत इनको मिल जानी चाहिए, हाई कोर्ट से मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं मिलेगी। जमानत इनको 2-4-6 महीने या साल भर के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि जमानत नहीं मिलेगी तो विष्णु अपना पक्ष नहीं रख पाएगा। तो इसलिए न्यायालय को जमानत देना अनिवार्य हो जाएगा ताकि वो अपना पक्ष रखे, मुकदमा लड़े। सच और झूठ के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य वो रखना चाहता है वो रहे। वो न्यायालय अगर जेल में रहेगा तो ऐसा कर नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको जमानत मिल जाएगी। जमानत मिलने के बाद मुकदमा में अगर रिहाई का आदेश होता है तो रिहा हो जाएगा। अच्छा, ये जो कि धारा लगा हुआ है, ये जमानती है या गैर जमानती है? देखिए, जमानती, ये गैर जमानती है। और इसमें 7 साल तो गैर जमानती में भी जमानत होता है ना, उसमें भी जमानत होता है। ऐसा नहीं है कि जमानती धारा में ही जमानत होता है। इसीलिए विवेकाधिकार दिया गया है न्यायाधीशों को। जमानत तो 302 में भी मिल जाती है। असली जब सज़ा होगी और जितने वर्ष की सज़ा होगी वो जेल में इनको काटना पड़ता है। अभी इनकी सज़ा नहीं हुई है, इनको जमानत मिलेगी। जमानत मिलने के बाद अगर सज़ा होगी तो जेल जाएंगे, रिहा होंगे तो बाहर निकलेंगे।